सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वेस्ट टीडी। आई होप यू गाइज़ आर डूइंग वेल। सो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एसएससी सीजीएल मेंस एग्ज़ाम 2025 की कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में। मेरे इस वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि जिन जिन लोगों का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है उन्हें लगता है कि वो प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर करेंगे, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि ये आपको भी पता होगा कि मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न और जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी अलग है प्रीलिम्स एग्ज़ाम से, और आपका जो फाइनल सिलेक्शन भी है तो वो भी मेंस एग्ज़ाम के स्कोर के बेस पे होने वाला है। तो जो लोग प्रीलिम्स में 160 150 लाए हैं और कट ऑफ हमारी 130 रहेगी, सपोज़ कर लीजिए, तो जो बंदा 131 पे होगा और जो 160 पे होगा, 150 पे होगा, तो वो उसके लेवल पे आ सकता है इन 2 या 3 महीने की प्रिपरेशन में, अगर वो डेडिकेटली प्रिपरेशन करता है। तो क्योंकि मैंने भी 2024 का मेंस एग्ज़ाम लिखा है और मेरा सिलेक्शन सिर्फ 1.2 मार्क्स से रह गया था, और इसकी वजह ये भी थी कि जो क्वेश्चंस थे वो चेंज कर दिए गए थे, ऑप्शंस उनके चेंज कर दिए गए थे, तो मेरे 8 नंबर जो है वो माइनस हो गए थे। तो ये वजह रही थी, और वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट भी था। तो आप मेरा स्कोर चेक कर सकते हैं, ये मैं स्क्रीन पर अपना रिजल्ट दिखा देता हूँ मेंस एग्ज़ाम का 2024 का। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एक इफेक्टिव रोड मैप क्या होना चाहिए एक सिलेक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी का। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको एक कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी देने वाला हूँ, जो कि आप कम से कम टाइम में उसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में, ताकि आप जल्द से जल्द ये स्ट्रेटजी वीडियोस जितनी भी हैं उससे रिलैक्स हो सकें और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दे सकें। तो इस समय एस्पिरेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर स्ट्रेटजी वीडियोस देखते हैं, तो वो जो कि काम की भी नहीं होती। ठीक है, तो इसमें आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, जल्द से जल्द ये मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, इसको फाइनल समझ के आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगें। तो अब मैं ज़्यादा फर्दर ना डिस्कस करते हुए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, स्ट्रेटजी पे। तो सबसे पहले सवाल ये बनता है कि किसको प्रिपेयर करना चाहिए। तो वैसे तो कट ऑफ का प्रेडिक्शन करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो भी चेंज हुआ है। तो अगर आप रैंक विद्रा पे अपना स्कोर चेक करते हैं तो उसमें जो है वो माइनस करके दिखा रहा है मार्क्स को। जैसे फॉर एग्जांपल 144 मार्क्स मेरा है, तो मेरा नॉर्मलाइज स्कोर 143 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है रैंक मित्रा पे। तो अभी नॉर्मलाइजेशन का किसी को अंदाज़ा नहीं है, तो कट ऑफ बताना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, मगर फिर भी एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि जिस तरीके का पेपर था इस बार, डिफ़िकल्ट साइड पेपर था, तो 130 के अराउंड जिसके भी मार्क्स हैं तो वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। ठीक है, तो जिसके भी 130 या फॉर एग्जांपल 128, 129, 130 या उससे ऊपर है, तो वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं और मेंस की प्रिपरेशन में अभी से लग सकते हैं। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट किए कि आप क्या करते हैं इस टाइम पे, एस्पिरेंट्स कट ऑफ की वीडियोस देखते हैं, स्ट्रेटजी की वीडियोस देखते हैं, मगर प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं करते। तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं। तो आपको इससे बचना है, आपको अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर देनी है, और कर देनी चाहिए थी। तो जिसका स्कोर इतना है तो वो श्योरली अपनी प्रिपरेशन मेंस की स्टार्ट कर दें। तो मैं आपको एजेंडा बता देता हूँ, इस डिस्कशन का एजेंडा क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँगा पैटर्न के बारे में कि किस तरीके से पैटर्न रहता है मेंस एग्जाम का। उसके बाद मैं एक आपको एक्सपेक्टेड डेट बता दूँगा मेंस एग्जाम की, वो जो कि प्रीवियस ट्रेंड पे बेस्ड होगी, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि हमारे पास कितना टाइम पीरियड है अभी मेंस एग्जाम के लिए। तीसरी चीज़, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताऊँगा, हर सब्जेक्ट की जो जो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं मेंस में। और उसके बाद मैं आपको मॉक अटैम्प्ट करने की स्ट्रेटजी बताऊँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मॉक तो आपको देने ही देने हैं। ठीक है, वो तो मस्ट है। उसके बाद मैं ये चीज़ बताऊँगा कि आपको क्या चीज़ नहीं करनी है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखें, ऐसा ना हो बीच में स्किप करके चले जाएँ, तो आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए पहले एजेंडा नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, पैटर्न ऑफ मेंस एग्जाम से। तो चलिए पैटर्न को देख लेते हैं एग्ज़ाम का। तो सबसे पहले हमारे पास एक ही दिन एग्ज़ाम होता है, और उसमें हमारे पास सेशन 1 होता है और एक सेशन 2 होता है। तो सेशन 1 में ही हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, और सेशन 1 जो होता है वो 2 आवर्स 15 मिनट का एक पूरा एग्जाम होता है। तो सेक्शन 1 के अंदर हमारे 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक तो मैथ्स होती है और एक रीजनिंग होती है। ठीक है, और दोनों में ही 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब सेक्शन 1 में हमारे पास टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं, और ये 60 क्वेश्चन जो होते हैं इसमें हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो डेट मीन्स कि हमारा सेक्शन 1 जो होगा वो 180 मार्क्स का होगा, और इसमें जो हमें टाइम मिलता है वो 1 आवर का मिलता है, और इसमें जो 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं वो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 1 हमारा इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद जब सेक्शन 1 हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें क्या होता है, टाइमर चलता है। सबसे पहले हमारा सेक्शन 1 खुलता है। ठीक है ना, उसके बाद जब सेक्शन 1 कंप्लीट कर लेंगे हम 1 आवर के अंदर, उसके बाद ही हमारा सेक्शन 2 खुलता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हम सेक्शन 1 से सेक्शन 2 पे नेविगेट कर सकते हैं, तो ये चीज़ नहीं होती। फिर उसके बाद हमारा सेक्शन 2 खुलेगा। सेक्शन 2 में हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मतलब इंग्लिश जो होगी हमारी सिंपली, उसमें क्या होगा 45 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हमारे पास जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे। तो ये टोटल हमारे पास सेक्शन 2 में 70 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, और जो टोटल मार्क्स बनते हैं वो 210 बनते हैं। और इसमें जो हमें टाइम मिलता है वो सेम 1 आवर का मिलता है, और 20 मिनट्स एडिशनल ये पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को मिलते हैं। तो ये पूरा जो पेपर होता है हमारा 390 मार्क्स का हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, और इसमें जो निगेटिव मार्किंग होती है वो हमारी 1/3 की होती है। ठीक है, हमारी जो प्रीलिम्स में होती है वो 1/4 की होती है, और मेंस के एग्जाम में हमारी 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेक्शन 3 खुलता है। तो सेक्शन 3 जो होता है वो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, यानी कि जो भी कंप्यूटर की नॉलेज होती है, जो भी हम कंप्यूटर पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड इसमें सवाल पूछे जाते हैं। और कितने क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और हर क्वेश्चन अगेन 3 मार्क्स का होता है। तो ये पूरा टोटल जो है वो 60 मार्क्स का एक एग्जाम हो जाता है, और इसके लिए जो है वो हमें 15 मिनट मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें 15 मिनट्स मिलते हैं हमें कंप्यूटर के एग्जाम में, और 20 मिनट्स जो है वो
PWD स्टूडेंट्स को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में, क्योंकि क्वालिफाइंग सेक्शन होता है हमारा, इसमें हमें कुछ ना कुछ मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं। तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा पूरा कि किस तरीके से हमें कितने मार्क्स लाने होते हैं हर कैटेगरी को। ठीक है, उसके बाद जो होता है हमें कुछ देर का रेस्ट मिलता है। ठीक है, मान लीजिए 1 आवर का रेस्ट मिलेगा हमारा पेपर सबमिट होने के बाद। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेशन 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा। उसके बाद हमारे पास सेशन 2 आएगा, जिसमें हमारी डेटा टाइपिंग स्पीड चेक होने वाली है। ठीक है, तो इसमें ये जो होता है टाइपिंग टेस्ट होता है जो कि 15 मिनट्स का होता है। ठीक है, इसमें जो हमारी इंग्लिश को जो वर्ड पर मिनट चाहिए होती है वो 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है, और हिंदी में जो चाहिए होती है वो 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है, और इसमें हमारे पास 5% मिस्टेक अलाउड भी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे दोनों सेशन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर जिसने JSO और SI ग्रेड 2 के लिए इलेक्ट किया है तो उनको एक पेपर 2 भी देना होता है, जो कि एक स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता है। ठीक है, उसमें हमारे पास 100 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन जो होता है हमारा 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से वो पेपर हमारा 200 मार्क्स का बन जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें जो है 2 आवर्स मिलते हैं और 20 मिनट जो है एडिशनल वो PWD स्टूडेंट्स को मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ भी इस बार ज़्यादा रहने वाली है क्योंकि वैकेंसी इस बार थोड़ी कम है। ठीक है, और एक एग्जाम और होता है इकोनॉमिक्स का, जो कि AAO के लिए होता है, मगर इस बार वो वैकेंसी है नहीं, तो वो एग्जाम भी नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। सो हमने पैटर्न देख लिया है, अब हम जो है एक एक्सपेक्टेड डेट देख लेते हैं कि Tier 2 हमारा ये मेंस एग्जाम कब हो सकता है। ठीक है, तो 2023 की बात करें हम, तो हमारा जो Tier 1 एग्जाम था वो 14 जुलाई से 27 जुलाई के बीच हुआ था। ठीक है, और उसका जो फिर उसके बाद Tier 2 जब मेंस का एग्जाम हुआ था वो 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर को हुआ था। तो मतलब इसके बीच में हमारे पास 90 डेज़ का गैप मिला था, मतलब हमारे पास 3 महीने का हमारे पास गैप मिला था इन दोनों एग्जाम्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद 2024 में जो हमारा Tier 1 हुआ था 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक हुआ था, और जो हमारा Tier 2 एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम हमारा 18 जनवरी को हुआ था। 2 शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, एक 18 जनवरी को और एक 20 जनवरी को। तो इसमें भी कम से कम 114 डेज़ थे, इसका हमें प्रिपरेशन टाइम मिल गया था इसके बीच, क्योंकि इसमें दोबारा रिजल्ट जो है वो रिवाइज हुआ था, इस वजह से इसमें कुछ डेज़ एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो गए थे। ठीक है ना, तो इस वजह से इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया था हमें, तो लगभग 3.5 महीना मिल गया था हमें। ठीक है, ऑलमोस्ट 4 महीना ही हो गए। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारे पास 2025 का देख लेते हैं एक्सपेक्टेड क्या रहता है। तो 12 सितंबर से 26 सितंबर तक हमारा एग्जाम हुआ है प्रीलिम्स का Tier 1, और कुछ बच्चों का जिनका प्रॉब्लम आई थी एग्जाम्स में तो उनका 14 अक्टूबर को अलग से कराया गया था। ठीक है, तो हम 14 अक्टूबर मान के चलेंगे। ठीक है ना, तो अब एक्सपेक्टेड क्या है, अगर हम 93 डेज़ भी लगाएं तो 15 जनवरी 2026 को या इसके अराउंड आपका मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो या आप कहते सेकंड या थर्ड वीक ऑफ जनवरी में हमारा मेंस का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए ट्रेंड के हिसाब से। ठीक है, तो आप इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा सकते हैं आगे। तो अपने नेक्स्ट एजेंडा पे चलते हैं हम, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मैथ्स की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जो कि हमारे पास 90 मार्क्स की मैथ आने वाली है, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दिया 1/3 की होगी। ठीक है, तो मेरा जो स्कोर रहा था मैथ में 2024 में वो 83 रहा था आउट ऑफ 90, जो कि एक ठीक ठाक स्कोर था। ठीक है, तो मैं आपको इसमें एक एग्जाम प्रूफ फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ मेंस की, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें न्यू टॉपिक्स जो है ना उनको कवर करना है। तो जैसा आपको पता है कि वेंडर चेंज हुआ है, तो उसने कुछ न्यू टॉपिक्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं SSC के एग्जाम्स में। जैसे हमने देखा था फेज एग्जाम्स में कुछ नए टॉपिक्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक्स क्या हैं वो एक बार आप देख लीजिए क्या क्या टॉपिक्स है। जैसे कन्वर्जन सिस्टम के ऊपर बेस्ड हमने टॉपिक्स देखे थे। ठीक है, क्वेश्चंस देखे थे, जैसे बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टाडेसिमल। अच्छा, ये जो सेक्शन है ना, ये वाला जो हमारा टॉपिक है, हम इसको कंप्यूटर में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप चाहे वहाँ से कवर कर लें या इसको एज ए मैथ का टॉपिक मान के कवर कर लें, तो आप इसको कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नया टॉपिक पूछा गया है। हालांकि ये SSC CGL Tier 1 में नहीं पूछा गया, मगर अभी जो वेंडर आया उसने फेज एग्जाम्स में ये सवाल पूछे हैं, तो इसलिए ये चांसेस है कि वो मेंस में भी इन सवालों को पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा टॉपिक हमारे पास क्वार्टाइल्स का। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक है ये, तो इसको इजी टॉपिक है, आप उसको देख लीजिएगा। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, 5-10 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है, उससे आप कवर कर सकते हैं इसको ईजिली। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर। ठीक है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद मॉन्टी हॉल की प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रोबेबिलिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको जितने भी न्यू टॉपिक्स है ना मैथ में, वो आपको मैं एक सेपरेट वीडियो में बना के दे दूँगा। ठीक है, ताकि आपको इधर उधर जाना ना पड़े। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए। तो नए टॉपिक्स को आपको कवर करना ही करना है। उसके बाद हमें जो है जो PYQ क्वेश्चन हैं, गुड क्वेश्चन हैं, यानी कि जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, उनको हमें डिस्कस करना है, जो कि हमारे मेंस टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी अच्छे क्वेश्चन SSC ने पहले पूछे हैं, ठीक है ना, 4-5 साल में, वो मेरे पास एक कंपाइलेशन है, नोट्स हैं वो, उसमें सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो वो मैं टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूँगा अपने, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मेरे यूट्यूब चैनल के बायो में दे रखा है, तो आप वहाँ से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं आपको नोट्स दे दूँगा, और मैं इसी वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको सारे जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाने वाले ही हैं मेंस में, तो वो मैं आपको एक वीडियो में या कई सारी वीडियोज़ में प्लेलिस्ट बना दूंगा। एग्जाम से पहले आपको सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी। उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ है सिलेक्टिव टॉपिक्स दैट नीड रिवीजन। ठीक है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बार बार रिवाइज करने पड़ते हैं जब भी आप एक एग्जाम देने जाते हैं। ठीक है, जैसे इंस्टॉलमेंट्स हुआ, इंस्टॉलमेंट में भी SI और CI दोनों भी, इसमें भी पर्टिकुलरली SI की जो इंस्टॉलमेंट होती है वो एक लेवल हायर होती है। ठीक है ना, CI की इंस्टॉलमेंट इजीली हो जाती है। ठीक है, 1-2 ही कॉन्सेप्ट है, मगर SI की जो इंस्टॉलमेंट होती है वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो इंस्टॉलमेंट करना आपको रेस में ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन है। ठीक है, उसमें भी हमारे रिप्लेसमेंट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं।
उसके बाद हमारे पास टाइम स्पीड डिस्टेंस है, इसमें भी कुछ तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जैसे इंजन के फॉल्ट के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और जैसे बस इंटरवल के क्वेश्चन होते हैं कि इतनी इंटरवल पे बस आती है, उसके सामने से एक बंदा आता है, इस तरीके से जो सवाल होते हैं, ठीक है, तो वो सवाल हैं। और स्टेटिस्टिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन मीडियन मोड है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं। और हमारे पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो और उसके बाद हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये भी आपको करके जाने हैं, ठीक है। मेंसुरेशन में पर्टिकुलरली हमारे पास 3D के जो होते हैं, जैसे प्रिज्म होता है, पिरामिड होता है, हमारे पास टेट्राहेड्रॉन होता है, तो इस तरीके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, पेपर कटिंग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसमें भी मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो बना के, ठीक है। तो जितनी भी ये टॉपिक्स हैं ना मैथ्स के, इसके पूरे सारे नोट्स मेरे पास रखें, मैं आपको नोट्स भी दे दूँगा और आपको एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँगा हर टॉपिक के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपसे ऐसा होगा ही नहीं कि कोई सवाल ना बने वहाँ पे, ठीक है। एक आध सवाल तो होता है जो ट्रिकी सवाल होता है, इसीलिए वो एग्जाम होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो एक आध सवाल तो आपसे पूछेंगे जो आपको दिक्कत देगा, मगर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आप कर लेंगे अगर मेरी वीडियोस देख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं वो आपको याद करने, रिवाइज करने, और मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है। वैसे कम पूछता है, मगर आप नया वेंडर है तो कुछ कह भी नहीं सकते, तो आप मैक्सिमम मिनिमा को भी करके जाएंगे, ठीक है। इसके भी मेरे पास फॉर्मूले हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो पॉइंट नंबर डी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर डी ये कह रहा है कि आपको एटलीस्ट एक सेक्शनल मॉक ज़रूर लगाना है डेली, ठीक है। तो मैथ का आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जाके एक सेक्शनल मॉक आपको डेली ज़रूर लगाना है, ठीक है, ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़े और आपकी प्रैक्टिस होते रहे, और जो भी नए तरीके के क्वेश्चन सारे मॉक में, उससे भी आप फेमिलियर हो जाएँ, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ये चीज़ जो है रोज़ करनी है डेली बेसिस पे, क्या कि आपको कैलकुलेशन टेस्ट भी देने हैं, ठीक है ना, आपको कैलकुलेशन पे काम करना है, ठीक है, क्योंकि जो सेक्शन 1 है ना हमारा, उसमें हमारे पास एक मैथ्स है और एक रीजनिंग है, दोनों ही एक तरीके से कैलकुलेटिव सब्जेक्ट एक सेक्शन में है, और उसको 1 आवर मिल रहा है हमें, ठीक है। तो उसमें हमारा जो रिक्वायरमेंट है एसएससी की वो ये है कि हमारी कैलकुलेशन स्पीड को कहीं ना कहीं चेक करने वाले हैं, तो हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा, एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, मैथ वर्कआउट। तो इससे ही मैंने 2024 में इससे ही मैं कैलकुलेशन अपनी अच्छी की थी, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड करें, इसमें मल्टीप्लिकेशंस, स्क्वायर और ये इस तरीके की कैलकुलेशन आती है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपको ये चीज़ें तो आनी चाहिए, 1 से 50 तक स्क्वायर, 1 से 30 तक क्यूब और 25 तक टेबल एटलीस्ट आपको आनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, आपकी टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैथ्स में बिल्कुल ध्यान रखनी है। 5 पॉइंटर्स जो दिए मैंने आपको, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं रीजनिंग की स्ट्रेटजी के ऊपर। तो रीजनिंग में भी कुछ पॉइंटर्स मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है इस पे। तो मेरा जो स्कोर रहा था रीजनिंग में 2024 में 71 रहा था आउट ऑफ 90, जो कि काफ़ी कम था। अच्छा, इसके कम होने की वजह ये भी थी कि मेरे जो 8 नंबर थे वो माइनस कर दिए गए थे, क्योंकि 2 क्वेश्चंस के ऑप्शन चेंज हुए थे। जिसने भी दिया है एग्जाम को पता होगा, एक क्रेन वाला जो था और एक स्टेटमेंट अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो इन दोनों के ऑप्शन ही चेंज कर दिए थे। अगर ये चेंज ना किए होते तो काफ़ी जो स्टूडेंट्स थे वो आज जॉब में होते। हालांकि मेरी जॉब तो लग चुकी है, मैं भी अभी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वर्किंग हूँ, ठीक है। तो उसके विक्टिम काफ़ी लोग हैं और मैं भी हूँ एक तरीके से। एटलीस्ट ये तो मुझे मिल जानी चाहिए थी, ठीक है, अगर ये 8 मार्क्स हमारे डिडक्ट ना होते। तो चलिए, कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो इसमें देख लेते हैं हम रीजनिंग की स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले क्या है, आपको अगेन नया वेंडर आया तो न्यू टॉपिक्स भी पूछे गए हैं, ठीक है। हमने देखे फेज एग्जाम में, जैसे मॉडुलस फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो इजी टॉपिक है ये, आपको मैं जितने भी नए टॉपिक्स पूछे गए आपको सब कराने वाला हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबाना, तब ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारे पास डिसीजन मेकिंग के कुछ क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। टीम फॉर्मेशन के क्वेश्चन पूछे गए, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए। मान लीजिए आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आप किस सिचुएशन में क्या रिएक्शन होगा आपका, ठीक है। तो वो चीज़ है। मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, और एड्रेस मैचिंग के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो ये कुछ नए टॉपिक हैं जो आपको पढ़ के जाने, इनके कॉन्सेप्ट्स को सीख के जाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, आपको इंपॉर्टेंट और ट्रिकी टॉपिक्स को करके जाना है, ठीक है, जहाँ पे आप फंस सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, डेटा इनसफिशिएंसी के क्वेश्चन होते हैं, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं, सीरीज़ के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के, मिसिंग नंबर्स के अच्छे क्वेश्चन, वेन डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं अच्छे, ठीक है, सिलॉजिज्म होते हैं, काउंटिंग फिगर्स होते हैं, क्लॉक एंड कैलेंडर। अच्छा, क्लॉक एंड कैलेंडर तो टीसीएस था वो कम पूछता था, मगर अभी के पैटर्न से कुछ आइडिया हुआ नहीं है कि क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं। तो आप एक सेफ एंड के लिए आपको आप पढ़ जाएंगे तो आपका कुछ इसमें लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से रिवाइज करके जाने। तीसरी चीज़ वही है कि आपको एटलीस्ट एक सेक्शनल मॉक जरूर देना है, ठीक है, रीजनिंग का भी, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग नंबर्स, इन सब पे क्वेश्चन बनाने और सीरीज़ पे, ठीक है, सीरीज़ के भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। तो ये रीजनिंग की स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इंग्लिश की स्ट्रेटजी को। तो जैसा कि आप लोगों ने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें देख ही लिया होगा कि किस तरीके से हमारी इंग्लिश पूछी गई है। एक हार्ड साइड पे एक इंग्लिश पूछी गई है, ठीक है, डिफिकल्ट साइड पे इंग्लिश पूछी गई है। तो उसमें हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी मेंस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में। तो वो क्या चीज़ें हैं कि हमें पहला पॉइंटर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल सेंटेंसेस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी 1 से 2 आने वाले हैं, ठीक है ना। उसमें हमारे पास क्लोज टेस्ट भी होने वाला है। क्लोज टेस्ट काफ़ी अच्छा पूछा गया था। तो कुछ शिफ्ट्स में क्या हुआ था, क्लोज टेस्ट पूछा गया था, कुछ शिफ्ट्स में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था। तो मेरी वाली जो शिफ्ट थी उसमें क्लोज टेस्ट पूछा गया था और वो काफ़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज का था और लेंदी भी काफ़ी था। मैंने एक वीडियो में आपको वो बताया भी था कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है आने वाली शिफ्ट्स के लिए, ठीक है। तो वो काफ़ी जो है
डिफिकल्ट साइड था, ठीक है ना। ऐसा एसएससी ने आज तक पैसेज पूछा नहीं है, ठीक है। तो चांसेस हैं कि ये मेंस के एग्जाम में भी इस तरीके का हमारे क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैराजंबल वर्ड सेंटेंसेस देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं अगर आपको एक सोर्स बताऊँ कि आपको कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने जहाँ से करी थी 2024 में और जहाँ से अभी मैं करता हूँ वो है इंग्लिश माध्यम का एक चैनल है, ठीक है, वेबसाइट भी है इनकी। तो वहाँ से ये क्या करते हैं, ये जो लेटेस्ट एडिटोरियल बेस्ड जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है ना वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। और एक मॉक फॉर्मेट में ही प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और एडिटोरियल हमारी बेस लैंग्वेज होती है और वही मोस्टली क्या होता है एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। तो इंग्लिश माध्यम से आप जाके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं तीनों चीज़ों की, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और पैराजंबल सेंटेंसेस की, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पैराजंबल भी ये काफ़ी अच्छे बनाते हैं, ठीक है। लेंदी पैराजंबल होते हैं जिसमें ट्रिकी होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है वोकेबलरी, ठीक है। आपको वोकेबलरी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी वोकेब ही ठीक नहीं है तो आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं कर पाएंगे, क्लोज टेस्ट तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें वोकेबलरी का सबसे ज़्यादा रोल होता है। उसके बाद पैराजंबल सेंटेंसेस भी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोकेब करनी है। आप जो भी सोर्सेज को फॉलो करते हैं, किसी एक सोर्स को पकड़िए उसको और उससे सारी वोकेब कर लीजिए, जैसे एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, होमोनियम्स भी काफ़ी पूछे गए इस बार प्रीलिम्स के एग्जाम में, ठीक है। ईडियम फ्रेजेस हो गए, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। फिक्स प्रोपोजिशंस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, तो ये सारे आपको अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा पॉइंटर है वो है ग्रामर रूल्स को आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप एक दिन में भी इसको रिवाइज कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। इस पर इतना फोकस नहीं करना आपको, ठीक है ना, ज़्यादा फोकस इस पर नहीं करना, ज़्यादा फोकस आपको वोकेबलरी पे करना है और कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे करना है, ठीक है। बाकी आप एक बार रूल्स पढ़ लेंगे सही से, उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन बनाने एरर करेक्शन के और एरर डिटेक्शन के, ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। तो ये आपके लिए मोर देन इनफ होगा, ठीक है ना, एरर में। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, जितनी भी अभी आपका टाइम रह गया उसमें, तो आपको रिजल्ट खुद देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट पे। तो इसमें हमें जो है वो क्या करना है, फर्स्ट पॉइंटर तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, क्योंकि आपने जितना अभी तक पढ़ लिया है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है, ठीक है। जितनी बार, एक बार, 2 बार, 3 बार भी मैक्सिमम अगर आप कर सकें तो आपको रिवाइज करना है, ठीक है। और सबसे पहले आपको क्या उठाना है, याद रखिए, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, जो कि अभी जो नया वेंडर आया है इसने थोड़ा सा पैटर्न में चेंज करके क्या करा है कि इकोनॉमिक्स के सवाल ज़्यादा पूछ रहा है, पॉलिटी के और इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो आपको इसको प्रायोरिटी पर रखना है, ठीक है। तो अच्छे से रिवीजन करना है दोनों का, पॉलिटी का और इकोनॉमिक्स का। उसके बाद आपको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का करना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है जनरल साइंस, ठीक है। जनरल साइंस से भी क्वेश्चन पूछेंगे मगर उतने नहीं पूछेंगे, मगर मेंस जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो साइंस को भी आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, वन शॉट से या जैसे भी, या कुछ वीडियोस मैंने भी डाल रखी हैं या मैं आगे आने वाले टाइम में डालूंगा, तो उससे आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में कुछ स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे डांस हो गया, फोक डांस, क्लासिकल डांस, फेस्टिवल्स हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, ठीक है, अवार्ड्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हो गए, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई। तो इन टॉपिक्स को आप करके जाएँ, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन में। और जो कुछ न्यू टॉपिक्स पूछे गए हैं, जैसे हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी से क्वेश्चंस देखने को मिले थे, जो अभी न्यू क्रिमिनल लॉज आए उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिले, कुछ अमेंडमेंट्स, रिसेंट अमेंडमेंट्स होते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले, स्पेस मिशंस होते हैं वहाँ से देखने को मिले, लैंड फॉर्म्स होते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक वेटेज बड़ा है, ठीक है। और ह्यूमन जोग्राफी जो होती है, जो पॉपुलेशन बेस होती है, तो उस पर हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए। पॉपुलेशन पे तो एनटीपीसी में भी एक सवाल पूछा गया था मेरी शिफ्ट में, ठीक है। तो कर्नाटिक म्यूजिक से सवाल पूछे, तो ये जो न्यू टॉपिक्स हैं इसको आपको रिवाइज करके जाना है, ठीक है, अच्छे से। और अगर बात रही करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में आपको, मैं तो ये कहूँगा कि आपको लीस्ट प्रायोरिटी पर रखना है इसको, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स का कुछ भरोसा नहीं है। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आए थे, कुछ समझ नहीं आए, 2022 के, 2021 के क्वेश्चन थे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन अगर आगे आ गया से लास्ट 6 मंथ या 1 ईयर से, तो वो था। बाकी आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ओनली लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स करके जाने हैं, ठीक है। तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि आप दिन भर करंट अफेयर्स ही पढ़े, ठीक है। और वहाँ एग्जाम में आपने देखा जाए कि वहाँ 2020 का, 2021 का, 2022 का करंट अफेयर्स पूछ रहा है, तो हमारे पास जो इनपुट टू आउटपुट रेशियो है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है ना, करंट अफेयर्स के उसमें पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो इसको आपको लीस्ट प्रायोरिटी पर रखना है, ऐसा नहीं आपको छोड़ देना, आपको 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स को अच्छे से करके जाना है, ठीक है, अपनी तरफ से। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के ऊपर। तो कंप्यूटर में जो हमारा सेक्शन 3 होगा, ठीक है, वो कंप्यूटर का होगा, है ना। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको एक आरबी रेवोल्यूशन चैनल है, उस पर जाके राधिका मैम के कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज़, मतलब कंप्यूटर एग्जाम की एक पूरी सीरीज़ पड़ी हुई है, ठीक है ना। उसमें काफ़ी वीडियोज़ हैं, 8-10 वीडियोज़ हैं, तो उनको आपको देख के जाना है, ठीक है। और उन्होंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए तो वो भी आपको करने हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप जो है कर सकते हैं, या आप जैसे मेरे पास तो एक अरिहंत की किताब है तो मैं उससे पढ़ के जाता हूँ, ठीक है। तो आप चाहे किताब ले लें या मैम से कर लें, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप जब आपके पास फ्री कंटेंट अवेलेबल है तो आप वहाँ से उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ क्या होती है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको शॉर्टकट कीज़ को ज़्यादा जो है वेटेज देना है, यानी कि आपके टिप्स पे होनी चाहिए शॉर्टकट कीज़, ठीक है। जो भी प्रीवियस ईयर में पूछी गई है शॉर्टकट कीज़, वो तो आपके टिप्स पे होनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, 2-3-4 क्वेश्चन आपको शॉर्टकट कीज़ से मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो आपको जैसे पता है 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं, ठीक है, और 60 मार्क्स का पेपर होता है, ये सेक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको, अच्छा हाँ, एक चीज़ और है कि इसमें आपको ऐसा नहीं करना कि आप सिर्फ पूरे दिन मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके ही पढ़ लें, ठीक है ना। 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, आपने कंप्यूटर को टच भी नहीं किया, तो ऐसा नहीं करना। आपको शुरू से ही थोड़ा थोड़ा टाइम जो है वो एलोकेट करना है कंप्यूटर के लिए भी, ठीक है।
तो कंप्यूटर को बिगनिंग से पढ़ना है, ठीक है, शुरू से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपको इग्नोर कर दिया आपने कंप्यूटर को, ठीक है, क्योंकि क्वालिफाइंग अगर क्वालिफाई नहीं हुई तो आप कितना भी स्कोर कर लें, 390 में से 380 70 भी कर लें, तब भी आपको कोई पोस्ट नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया वो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है। तो कुछ पोस्ट होंगी हमारी जो CPT पोस्ट होंगी, ठीक है, यानी कि जो जिसमें हायर कट ऑफ रहती है, ठीक है, और कुछ जो होती हैं वो नॉन CPT पोस्ट होती हैं, ठीक है। तो CPT पोस्ट के लिए मैं अगर कट ऑफ की बात करूँ तो जो ट्रेंड रहा है SSC का वो ये रहा है कि 60 में से 27 मार्क्स लाने होते हैं UR को, जो UR कैटेगरी से हैं। OBC को 24 मार्क्स लाने होते हैं 60 में से, EWS को 24 मार्क्स लाने होते हैं 60 में से, और SC ST को दोनों को 21 मार्क्स आउट ऑफ 60 लाने होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने टाइपिंग का लिख रखा है, ठीक है। टाइपिंग अगर जब टाइपिंग होती है हमारी सेशन 2 में, तो उसमें एरर मैंने लिख दिया कि आपको कितना कितना अलाउड होता है, ठीक है। UR को 5% एरर अलाउड होता है सिर्फ, और बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको 7% एरर अलाउड होता है। तो ठीक है, यहाँ पे छोटी सी एडिशनल मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी ताकि मुझे अलग से एक टाइपिंग बोर्ड बनाना पड़े, ठीक है। उसके बाद जो अदर देन CPT पोस्ट या DEST पोस्ट है, ठीक है, उनके लिए हमारी कट ऑफ रहती है वो इधर देखिए पहले आप, ठीक है। तो UR की कट ऑफ रहती है 18 मार्क्स आउट ऑफ 60, यानी कि जिसमें CPT और डेस्ट जो है नहीं मांगा गया है। और उसके बाद EWS OBC की रहती है 15 आउट ऑफ 60, SC ST ESM PWD इन सब की रहती है 12 मार्क्स आउट ऑफ 60। तो ये नॉन CPT पोस्ट के लिए हमारी कट ऑफ बनती है, इतने मार्क्स आपको कंप्यूटर में लेके आने हैं, ठीक है। और अगर बात करें हम टाइपिंग की, तो जो नॉन डेस्ट होती है उसमें हमारे पास एरर अलाउड होता है 20% UR का, OBC का 25%, और जितनी बाकी बची उनके लिए 30% एरर अलाउड होता है, ठीक है, जो नॉन CPT पोस्ट है। CPT में आपको सिर्फ 5% और 7% एरर अलाउड होता है, ठीक है, कैटेगरीज में। तो जितनी भी अच्छी पोस्ट होती हैं जैसे इनकम टैक्स, GST इंस्पेक्टर, ये सब जो होती है CPT पोस्ट ही होती है मेनली, ठीक है। तो आपको इसके लिए टारगेट करना है, ठीक है, ना कि इसके लिए टारगेट करना है, ना कि इसके लिए, ठीक है, इस चीज़ के लिए आपको टारगेट करना है, ठीक है। अब अपने लास्ट एजेंडा पे चलते हैं कि हमें अभी क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें ये 5 पॉइंटर्स हैं जो हमें याद रखने हैं, ये हमें नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें अब ऐसा नहीं है कि हमें न्यू नोट्स बनाने हैं, यानी कि अब शुरू से हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज चैप्टर उठा रहे हैं और उसके न्यू नोट्स बनाना शुरू कर रहे हैं। तो इससे आपको बचना है, ठीक है। न्यू नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने उन टॉपिक्स के जो कि नए टॉपिक्स पूछे गए, ठीक है, ताकि आप एंड टाइम पे लास्ट के 10-12 दिन में जो है अपना रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जो चीज़ नहीं करनी। उसके बाद हमें जो है ऐसा नहीं है कि हम जो है मॉक्स ही नहीं दे रहे, सिर्फ हम तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन ही कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको डेली मॉक देना ही देना है, ये मस्ट है, ठीक है। आप खाना छोड़ सकते हैं, आप डेली मॉक्स नहीं छोड़ सकते, ठीक है, अगर आपको मेंस में फोड़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास एनालिसिस ऑफ मॉक इज मस्ट, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मॉक दिया, स्कोर देखा, परसेंटाइल देखी, बंद करके रख दिया, ये जो है नहीं है। आपको एनालिसिस करना है, ठीक है, थॉरो एनालिसिस करना है अपने मॉक का, जो जो सवाल गलत हुए हैं, जहाँ जहाँ सी मिस्टेक्स हुई हैं उनको लिख के कॉपी पे, और उनको इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है, कैलकुलेशन को इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। और जो नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है उनको एक बार देख लेना, उसकी वीडियो देख लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास है डोंट इग्नोर कंप्यूटर एंड टाइपिंग, ठीक है। वही चीज़ मैं बता चुका हूँ कि आपको कंप्यूटर और टाइपिंग को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। इसी से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अगर आपने कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर पाए, टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपको कोई भी पोस्ट मिलने वाली नहीं है, आप चाहे कितना भी स्कोर कर लें, ठीक है। ये एक रियलिटी है, ठीक है। उसके बाद हमें जो है मल्टीपल सोर्सेज फॉलो नहीं करनी, ठीक है। मल्टीपल सोर्सेज का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप मैथ इस चैनल से भी पढ़ रहे हैं, उस चैनल से भी पढ़ रहे हैं, इस किताब से भी पढ़ रहे हैं, उस किताब से भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैथ्स पढ़नी है तो एक ही सोर्स से पढ़ें, इंग्लिश पढ़नी है तो किसी दूसरी एक ही सोर्स से पढ़ें, ठीक है। इस तरीके से आप जो है अपनी सोर्सेज को डिसाइड कर लें, ठीक है। तो ये 5 पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर आपने इनमें से कोई सी भी चीज़ स्किप कर दी तो आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर सकें ताकि वो भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो इसमें जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है वो एग्जाम प्रूफ फुल प्रूफ स्ट्रेटजी है, आपको इससे हटना नहीं है, ठीक है। आपकी स्ट्रेटजी अपनी भी हो सकती है, तो आपको एक कस्टमाइज स्ट्रेटजी ऐसी बनानी है और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं एग्जाम दे चुका हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके से चीज़ें रन करती हैं। तो वो चीज़ मैंने आपके सामने रखी, ठीक है। तो आप इन सारे पॉइंटर्स को फॉलो करें और आप खुद इंप्रूवमेंट देखेंगे अपनी प्रिपरेशन में। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। तो चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। आपने मेरे चैनल पे आए और आपने वीडियो को पूरा देखा, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।